कुलगाम से दहशतगर्दों के साथ पकड़े गए डीएसपी से पूछताछ में इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों को दिल्ली पहुंचाने के लिए एक डील हुई थी। अफजल गुरु से कनेक्शन की भी जांच यहां पर की जा रही है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि 3 दहशतगर्दों को दरअसल गिरफ्तार किया गया था और जिन 3 दहशतगर्दों को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था, उसी दौरान दहशतगर्द जिस गाड़ी में सवार थे वहां पर डीएसपी रैंक का एक अफसर भी शामिल था। देवेंद्र जिसका नाम है, उसको दरअसल हिरासत में लिया गया है। उसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है और श्रीनगर एयरपोर्ट पर दरअसल देवेंद्र की तैनाती थी। उसके बाद जब कनेक्शन जो है उसका अब अफजल गुरु से टटोलने की जो है वो कोशिश की जा रही है। हालांकि हिरासत में लिया जा चुका है और पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन एक बड़ा यहाँ पर इंकशाफ जो हुआ है, क्योंकि डीएसपी रैंक के अफसर के साथ दहशतगर्दों का पकड़ा जाना ये बताता है कि कहीं ना कहीं अपने ही दुश्मन की भूमिका अदा हमारे मुल्क में कर रहे हैं और डीएसपी रैंक का अफसर हिरासत में लिया गया है। और ज्यादा अपडेट के साथ राजू केरनी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू केरनी, कल हिरासत में लिया गया था देवेंद्र को, क्या कुछ अब तक बात या साच जो है वो सामने आ पाया है? देखिएगा, हिरासत में तो ये परसों लिया गया था। कल जो है पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी श्रीनगर में। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये एक पुलिस को काफी दिनों से ये सूचनाएं मिल रही थी कि कोई जो है बीच का आदमी जो है इन्वॉल्व है ऐसे मामलों में। तो उसको देखते हुए पुलिस ने कई जगह जो है इंफॉर्मेशन जो है डेवलप करके एयरपोर्ट और बाकी जगहों पे नाके लगाए हुए थे कि उनको ये इंफॉर्मेशन थी कि एक कोई पुलिस अधिकारी जो है इसमें शामिल है। और उसके बाद जो है जब उसको पकड़ा गया उस गाड़ी में, जब तो उस गाड़ी में जो लोग जो उसके साथ थे, जिसमें नवीद भी था, डीएसपी भी थे, और उनके साइज के साथ जो है एक ओवरग्राउंड वर्कर जो कि पेशे से बताया जाता है वकील हैं, तो वो भी इसमें जो है इन्वॉल्व थे, वो गाड़ी चला रहा था। तो ये पुलिस की जांच है, उसमें ये अभी कई एंगल पे पुलिस इसमें काम कर रही है कि इसका मकसद क्या था यहाँ से ले जाने में, क्योंकि जाहिर सी बात थी हाईवे पे पकड़ा गया है। तो उसमें जो है पुलिस का डीएसपी जो है वो इन लोगों को जो है स्टेट से बाहर निकालना चाहता था। जो सूचनाएं मिल रही हैं वो चंडीगढ़ में इनको ले जाना चाहता था, वहां पे कुछ दिन सेफ हाउस में रखना चाहता था। वहां पे कुछ अब आगे की जो जानकारी है, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से उसमें यह है कि ये चंडीगढ़ में किसी से मीटिंग करवाना चाहता था, हथियारों की डील भी करवाना चाहता था, क्योंकि हथियार जो है अब आतंकियों के पास कम होते जा रहे हैं। तो पुलिस ने उसी एंगल को काम करते हुए इसके घर की तलाशी ली, वहां से हथियार बरामद हुए, पैसा बरामद हुआ। तो यहाँ तक कि पुलिस का ये भी, सूत्रों का ये भी कहना है कि एक रात जो ये आतंकी जो थे उन्होंने इसके श्रीनगर निवास में भी रात गुजारी है। तो अब ये मामला जो है ये जॉइंट इंटेरोगेशन टीम जो होगी वो सभी इनको जो है वो करेगी, और भी काफी परतें खुलने का इसमें इम्कान जताया जा रहा है। लेकिन राजू, एक बड़ी हैरानी की बात है कि एक बड़े ओहदे पर फायज एक डीएसपी रैंक का अफसर, जिसको पिछले साल ही 15 अगस्त पर नवाजा गया था, उसके बावजूद अगर इस तरह के लोग हमारे सिक्योरिटी एहलकारों के साथ तैनात हैं, लेकिन जो भूमिका दरअसल उनकी है वो दुश्मनों वाली है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि राष्ट्रपति अवार्ड मिलना और जिस तरीके से ये एक सब इंस्पेक्टर से जो है डीएसपी तक अपने काम की वजह से जो है प्रमोट होता हुआ डीएसपी लेवल तक पहुंच गया था। तो ये सारी चीजें जो है उसमें जांच का विषय है कि पहले तो ये कहीं, क्योंकि अभी तक इसका रिकॉर्ड जो है वो साफ बताया जा रहा है, लेकिन जो है जिस तरीके से इसकी प्रमोशन होती रही उसमें ये भी जांच का विषय आ जाएगा कि कहीं ये डबल क्रॉस करके तो उसमें नहीं किया करता था। ये सारी चीजें जो है पुलिस अब जो है इन सारी चीजों को खंगालेगी तो बहुत सी परतें खुलेंगी, बहुत से रहस्य जो है वो खुलेंगे कि क्या कोई और तो नहीं ऐसे ही, क्योंकि ये जो नवीद जो है ये भी कभी पुलिस में पुलिस का डेजर्टर है, ये पुलिस का सिपाही हुआ करता था। तो ये सारी चीजें जो है अभी जांच का विषय है, क्योंकि अभी 2 दिन ही हुए हैं। तो पुलिस जो है सारी चीजें जो है ये इसको खंगालेगी। इंटरोगेशन टीम जो है उसमें सारे लोग जो है इनको जो है इंटरोगेट करेंगे तो पता चल पाएगा कि किन किन हमलों में या किन किन लोगों की इसने जो है मदद की है
और कौन लोग और भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये सारी जांच का विषय है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजू किरनी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि अभी भी जांच चल रही है और अफजल गुरु से क्या कुछ ताल्लुकात हैं, क्या कुछ लिंक्स है, उसको भी टटोलने की कोशिश जो है वो की जा रही है जांच में। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सीएए को लेकर अपोजिशन पार्टियों की दिल्ली में आज मीटिंग होने वाली है। सोनिया गांधी इस मीटिंग की सदारत करने वाली हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के सीएम और साथ ही आम आदमी पार्टी ने इस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। साथ ही बीएसपी का रुख क्या रहेगा उस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, यानी कि बीएसपी की तरफ से अभी किसी भी तरह का रद्द अमल जो है वो जाहिर नहीं किया गया है कि वो इस मीटिंग में शारिक होगी या नहीं। हालांकि हमने पिछले कुछ दिनों में जो एहतजाजी मुजाहरे देखे हैं उसमें हमने मायावती के तेवर को भी गौर से देखा है, जिसमें उन्होंने कोशिश ये की थी कि वो बैलेंस्ड रहें। उन्होंने कहा कि इस तरह से एहतजाज करना तो ठीक है, लेकिन अगर हिंसक प्रदर्शन होते हैं तो उन्होंने इसको मजम्मत इसकी की थी। हालांकि अब ये देखना होगा कि कांग्रेस इस मीटिंग की क़यादत कर रही है, सोनिया गांधी खुद इसकी सदारत करेंगी। साथ में मगरबी बंगाल के जो सीएम हैं ममता बनर्जी, जो कि लगातार एक्टिव हैं और सीए हो या एनआरसी हो या एनपीआर हो, उन्होंने सिरे से इसको खारिज किया है और कहा है कि वो बंगाल में इसको नाफिज नहीं होने देंगी। धुर विरोधी जो हैं वो इसकी कही जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर उनका ना आना, इस मीटिंग में शरीक ना होना कई सवाल भी खड़े करता है और ये बताता है कि अपोजिशन बार बार इकट्ठा होने की कोशिश तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंध उसमें लग जाती है। वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह शहरियत कानून पर अपोजिशन को जवाबे कानून की हिमायत में बीजेपी भी अब सड़कों पर उतर आई है। उधर कांग्रेस एमपी शशि थरूर कल जामिया गए थे, लेकिन उनका दांव वहां उल्टा पड़ गया। अब तक सड़क पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहे थे। अब मुल्क भर में शहरियत कानून की हिमायत में रैलियां हो रही हैं। हफ्ते को शहरियत कानून की हिमायत में मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह खुद अवाम के दरमियान पहुंचे। मगरबी बंगाल में वजीर आजम ने तो मध्य प्रदेश में वजीर दाखिला ने रैली की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तो साफ साफ कहा, कुछ लोग सिर्फ गलत फहमी फैला रहे हैं। इतनी स्पष्टता के बावजूद कुछ लोग अपने राजनीतिक कारणों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लगातार भ्रम फैला रहे हैं। मुल्क के वजीर दाखिला और बीजेपी सदर अमित शाह ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में शहरियत कानून पर कांग्रेस समेत पूरे अपोजिशन पर हमला बोला। देश के माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। देश में दंगा करेंगे, देश की जनता को उकसाकर दंगा करा दिया और इसीलिए ये जन जागरूकता अभियान लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले। अमित शाह ने हिज़्ब इख्तिलाफ लीडरान से सवाल किया, सियासी मफाद साधने के लिए वो कितने झूठ बोलेंगे। कानून को डाउनलोड कर दे, पढ़ ले, इसी में कहीं पर भी किसी की नागरिकता जाने का कोई प्रावधान नहीं है और बताएंगे कि कांग्रेस एंड कंपनी कितनी झूठी, ये ममता बनर्जी और केजरीवाल कितने झूठे। अमित शाह के अलावा प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी समेत कई बीजेपी लीडरान ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज किया। हालांकि कांग्रेस भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर कल जेएनयू पहुंचे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। हमारी सरकार से क्या कहूं, तुम लेकर भगवान चलते हो, हम तिरंगे के पक्षक हैं। शशि थरूर जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर शहरियत कानून की मुखालिफत कर रहे लोगों के बीच भी पहुंचे, लेकिन उनका दांव थोड़ा सा उल्टा पड़ गया।
शशि थरूर अपनी सियासत चमकाने पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी थोड़ी सी मुखालिफत भी हुई। थरूर कुछ कहते उससे पहले ही इन तस्वीरों ने थरूर का इस्तकबाल किया। दरअसल शशि थरूर जामिया में चल रहे एहतजाज की हिमायत करने पहुंचे थे, लेकिन कुछ तलबा शशि थरूर से इसलिए नाराज थे क्योंकि थरूर ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट करके एहतजाज के दौरान लगने वाले लोगों से ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर सवाल किया था और तलबा को थरूर की यही बात पसंद नहीं आई। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमको लगता है, हम ऐसा मानते हैं कि शशि थरूर इस्लामोफोबिक, कास्टिस्ट और बिगेट हैं। जिस तरह के वो स्टेटमेंट्स देते हैं, जिस तरह के वो राइटअप्स कोई भी इंसान जो एंटी मुस्लिम वायलेंस को प्रोपोगेट करता हो, चाहे वो कोई मीडिया हाउस हो, चाहे कोई भी हो, हम उसको कंडेम करते हैं। जामिया से लौटने के बाद थरूर ने ट्वीट कर फिर मजहबी शिद्दत पसंदी की मुखालिफत की। थरूर ने कहा, हमारी लड़ाई हिंदुत्व इंतहा पसंदी से है, इस्लामिक इंतहा पसंदी से भी हमदर्दी नहीं है। CAA NRC की मुखालिफत मजमूई हिंद की हिफाजत के लिए है। हम तनोव और कसरत में मजहबी शिद्दत पसंदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शशि थरूर जामिया के बाद JNU भी पहुंचे, जहां उन्होंने तलबा के जख्मों पर खूब सियासी मरहम लगाया। आयशी घोष समेत लेफ्ट के तलबा के साथ थरूर ने मीटिंग की, तकरीर भी की, फीस इजाफे पर फिक्र भी जताई तो BJP पर निशाना भी साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ आशिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ इकबाल, आज कांग्रेस की तरफ से जो मीटिंग बुलाई जा रही है, क्या कुछ रहेगा इसमें? सफान, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये मीटिंग काफी अहम है। सोनिया गांधी ने 11 तारीख को जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, उसी में ये रिजोल्यूशन पास कराया कि इस बार वो खूब मजम्मत करेंगी और साफ तौर पे जो पार्लियामेंट सेशन अभी 31 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल तक चलने वाला है सेशन, उसको लेकर उसने साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि इसमें CAA की और NRC की मजम्मत की जाएगी, खिलाफत में बात की जाएगी। तमाम लोग चाहती हैं कि वो सभी दल जो खास तौर पर अपोजिशन की दीगर पार्टियां हैं वो साथ में आए और उनके साथ मिलकर इसका विरोध करें। लेकिन एक बात और भी है कि बहुजन समाज पार्टी ने साफ तौर पे इस पूरे मसले से अपने आप को किनारा कर लिया है। उसने कहा कि वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगी। दूसरी तरफ TMC की भी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि लड़ाई सिर्फ वो लड़ रही है, लेफ्ट और कांग्रेस सिर्फ गोलमोल बातें कर रहे हैं, वो लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, बंगाल में भी उनको परेशानियां खड़ी कर रहे हैं ये लोग, तो इसलिए TMC भी साथ नहीं आने वाली है। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर कौन कौन से दल इस मीटिंग में आते हैं और इस बैठक में नजरें बनी रहेंगी। आशिफ, सपा का क्या रुख है? समाजवादी पार्टी अभी कभी हाँ कभी ना के फेवर में है। अब देखना इसलिए दिलचस्प होगा कि वो आती है या नहीं आती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि वो इस मीटिंग में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है आशिफ, बड़ी हैरानी की बात है, ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं, एक तो इनमें एकता नहीं है, ऊपर से कल भी हमने देखा जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया, जब हमने देखा कि अमित शाह ने खिताब किया, उन्होंने साफ तौर पर यही किया कि अपोजिशन जो है वो तो गलतफहमियां बयां कर रहा है, गलतफहमियां लोगों तक फैला रहा है, यानी कि जो एक निचोड़ है वो उस चीज का निकल नहीं पा रहा। चाहे वो सरकार हो, सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और जो विपक्ष है ना तो उसमें एकता है ना ही उनके पास कोई विजन है। देखिए, अब ये मसला जो है ना ये पॉलिटिकल हो गया है समान, और पॉलिटिकल मसले इतनी जल्दी नहीं सॉल्व होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि पॉलिटिकल मसलों में अपने अपने इंटरेस्ट सॉल्व किए जाते हैं। चाहे गवर्नमेंट की बात कर लें, वो भी अपने आप को इसमें फायदा देख रहा है इस मसले को, क्योंकि आप समझिए कि अगर ये मसला लंबा जितना खींचेगा उतना ही दूसरे जो बुनियादी मसले हैं उस पर चर्चा नहीं होगी। आप समझिए कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है अब JNU, जामिया और CAA पे लड़ा जा रहा है, जबकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो था यहाँ की बुनियादी समस्याओं पर होने चाहिए था। आप ये समझिए कि उसके बाद जो बुनियादी समस्याएं हैं, आप खुद याद कीजिए महंगाई कितनी चरम पे है, इस बार जो खास तौर पे जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो चकनाचूर हुई पड़ी है। इन मसलों पर जो हमने कई लोगों से बात की, वो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि देखिए सरकार के ट्रैप में अपोजिशन ही फंस गया है, और अपोजिशन को ये समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अपोजिशन कमजोर है। ये बात इसमें कहीं किसी को कहते हुए किसी को तोहमत नहीं है। अपोजिशन कमजोर है और इसी बात का फायदा सत्ता पक्ष को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि गलतफहमी फैलाई जा रही है अपोजिशन की तरफ से और ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, और जो अहम मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं सरकार उनकी जवाबदेही से बचती हुई नजर यहां पर आ रही है। बहुत शुक्रिया आशिफ इकबाल इस तमाम जानकारी के लिए।
और वहीं दिल्ली के शाहीन बाग में अब भी मुजाहरा लगातार जारी है, लेकिन शाहीन बाग में कल दरअसल एक अलग तरह की तस्वीर दिखाई दी। यहां पर कल हमने देखा कि सुबह यज्ञ हुआ और उसके बाद शब्द कीर्तन भी हुआ। इसका मकसद यही है कि यहां होने वाला मुजाहरे को किसी एक मजहब के साथ लोगों ने जो जोड़कर देखा था, दरअसल उसको उस तरह से ना देखा जाए, बल्कि इस मुजाहरे में हर तबके और मजहब के लोग शामिल हैं। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ मुजाहरा लगातार किया जा रहा है। हर मजहब के लोग इसमें शामिल हैं और कल भी हमने देखा जब सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रहे थे, जिसमें हर तबके के, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, सभी एक ही छत के नीचे एक साथ मिलकर एनआरसी, एनपीआर और सीएए की मुखालफत लगातार कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, जेएनयू तशद्दुद में शामिल नकाबपोश लड़की की दिल्ली पुलिस ने पहचान कर ली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज की ये तालिबा बताई जा रही है। पूछताछ के लिए मुलजिम लड़की को नोटिस भेज दिया गया है। एक बड़ा सवाल था, एक बड़ी गुत्थी थी। जब ये तशद्दुद हुआ उस दौरान एक लड़की जो है वो नकाब में नजर आती है और उसके हाथ में एक ऐसा हथियार होता है जो सामने वाले को बुरी तरह से जख्मी कर सकता है, जिसके बाद कई तरह के सवाल उस पर उठे थे कि ये एबीवीपी की कार्यकर्ता है और कई नाम जो है वहां पर लिए गए थे। हालांकि तफ्तीश जो है वो लगातार की जा रही है और 9 लोगों को नोटिस भेजा गया है। तलबा को दरअसल नोटिस भेजा गया है और उनसे आज पूछताछ भी शुरू होने वाली है। और ऐसे में एक और खबर आपको बता दें कि जो नकाबपोश लड़की के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क वहां पर लगा हुआ था, उसकी पहचान दरअसल दिल्ली पुलिस ने कर ली है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये लड़की बताई जा रही है। क्या मुल्क के तालीमी इदारों के कैंपस में तखरीबकारी के माहौल के पीछे लेफ्ट का नजरिया जिम्मेदार है? मुल्क भर की यूनिवर्सिटी के बाहर या यूं कहें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत तकरीबन 208 माहिरीन तालीम ने वजीर आजम मोदी को खत लिखकर तलबा के तशद्दुद के लिए वामपंथी नजरिए को जिम्मेदार बताया है। इनकी मांग है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो जेएनयू को बंद करना ही बेहतर होगा। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज 9 मुलजिमीन से पूछताछ करने वाली है। एक तरफ लाठी डंडों और जेएनयू में हुए तशद्दुद के पीछे छिपे चेहरों से उतरते नकाब, तो दूसरी तरफ बेहतर तालीम के माहौल के लिए मुल्क भर से टॉप 208 वाइस चांसलर का सामने आना। ये दोनों तस्वीरें जेएनयू से जुड़ी हैं, लेकिन एक तरफ तशद्दुद के खिलाफ जांच है तो दूसरी तरफ तालीमी सिस्टम पर आती आंच के खिलाफ ढाल बनती वो चिट्ठी है जो मुल्क के पीएम के नाम लिखी गई है। पहली तस्वीर दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच से निकलकर उभरी है। इसमें जिक्र 53 नकाबपोशों का है, जहां 49 को नोटिस भेजा जा चुका है, जिसमें 9 से आज पूछताछ होगी। क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी और वीडियो की बुनियाद पर 9 चेहरों की पहचान की थी और शनिचर को क्राइम ब्रांच ने वार्डन, 13 सिक्योरिटी गार्ड और 5 तलबा से भी पूछताछ की, जिसके बाद ही तलबा को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया। जेएनयू तनाजे से ही जुड़ी दूसरी तस्वीर भी निकली है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों से जहां 208 टॉप वाइस चांसलर और तालीम के माहिरीन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर गुजारिश की है। गुजारिश है कि वो इस मामले में दखल दें और जल्द से जल्द मामला खत्म हो। जेएनयू तशद्दुद को लेकर इन माहिरीन ने फिक्र जताई है और मौजूदा हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी बंद करने की मांग की है। अच्छी खबर ये है कि आज से जेएनयू के एकेडमिक सेशन की शुरुआत हो रही है, जहां वाइस चांसलर ने तलबा से नए सेशन के लिए लौटने की अपील की है और रजिस्ट्रेशन की तारीख 2 दिन बढ़ा दी गई है, जहां बिना किसी इजाफी फीस के रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। They should not hold to a rigid position and say that the university will not be allowed to function because that will be detrimental to the future of the students and the teachers. All of us have to come back to the classrooms and research labs. एक तरफ इन तमाम खबरों के बीच जेएनयू के तलबा के लिए उम्मीदें बढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर खबर ये भी है कि आज फिर तशद्दुद की मुखालफत में जेएनयू में एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जेएनयू तशद्दुद में जेएनयूएसयू सदर आयशी घोष समेत 9 लोगों से आज पूछताछ होने वाली है। जेएनयू तशद्दुद मामले में 7 लेफ्ट के तलबा से आज पूछताछ की जाएगी। जेएनयू तशद्दुद मामले में 2 एबीवीपी से जुड़े लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और सभी से क्राइम ब्रांच आज पूछताछ करने वाली है। 9 दरअसल तलबा को ये नोटिस भेजा गया था जिनसे आज के दिन पूछताछ जो है वो शुरू हो रही है। 7 जो तलबा हैं इसमें वो लेफ्ट विंग से जुड़े हुए हैं, तो वहीं 2 तलबा हैं जिनका ताल्लुक एबीवीपी से है। और ज्यादा अपडेट के साथ राजू राज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू राज, आज जो पूछताछ होने वाली है, 9 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, किस तरह से इस जांच को देखा जाए? देखिए, क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्राइम ब्रांच ने 9 लोगों का नाम उजागर किया था। जिन 9 लोगों में का नाम उजागर उसमें लेफ्ट के 7 छात्र थे और 2 एबीपी के छात्र थे। और आज सोमवार को उनको से पूछताछ शुरू होगी। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने सभी छात्रों को नोटिस भेजा था और क्राइम ब्रांच का जो कैंप ऑफिस है जेएनयू कैंपस के अंदर ही है और क्राइम ब्रांच की टीम जेएनयू कैंपस पहुंचेगी और इन 9 लोगों से पूछताछ आज से शुरू होगी। अब देखना होगा कि आज कितने लोगों से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर सकती है। हालांकि जो जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से वो 3 लोगों से आज पूछताछ संभव है, जिसमें आईसी घोष, चुनचुन कुमार, इन तमाम जो लेफ्ट के छात्र हैं इनसे पूछताछ करेगी। इसके अलावा 2 छात्र एबीपी से जुड़े हुए हैं जिसमें विकास पटेल का भी नाम शामिल है। तो तमाम छात्रों से पूछताछ आज से शुरू होगी और क्राइम ब्रांच की कोशिश होगी जल्द से जल्द इन छात्रों से पूछताछ। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने लगभग 37 और लोगों से भी पूछताछ करनी है, क्योंकि कुछ और नाम सामने आए थे जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जिन लोगों की पहचान हुई थी, उन्हें भी नोटिस क्राइम ब्रांच सर्व करेगी और उसके बाद उनसे पूछताछ करेगी। जो पूछताछ की टाइमिंग का जो समय सामने आया है, 11 बजे से करीब क्राइम ब्रांच की टीम जेएनयू कैंपस पहुंचेगी और यहाँ बने कैंप कार्यालय में पहुंचकर आईसी घोष और तमाम जो लेफ्ट के छात्र को नोटिस भेजा है उनसे पूछताछ कर सकती है। राजू राज, जब तोड़फोड़ हुई थी, इतवार का वो दिन था जब वीडियो वायरल हुए थे, तो सबसे बड़ा सवाल जो उठा था वो एक चेक शर्ट वाली लड़की के ऊपर उठा था कि आखिर ये कौन है। कहा गया कि ये एबीवीपी की कार्यकर्ता है। उसके बाद जांच में पता चला कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है। क्या कुछ जानकारी है इस पर? निश्चित तौर पर एक छात्रा जो आप नकाबपोश पेरियार हॉस्टल में जो लोग कई लोग थे जो नकाब पहन के आए थे और हॉस्टल में तोड़फाड़ की थी और उस वीडियो में एक लड़की का भी चेहरा सामने आया था, वो भी नकाब लगाए हुए थी, चेक शर्ट पहनी हुई थी और अब उस लड़की की पहचान हो गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो 2nd ईयर की छात्रा है और दौलत राम कॉलेज में पढ़ती है और इस छात्रा के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। पुलिस इसे भी अब नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए बोला है। क्या अभी नोटिस भेजा नहीं गया? नहीं, अभी फिलहाल इस छात्रा को नोटिस नहीं भेजा गया है। पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही संपर्क होगा उसे नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजू राज इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेएनयू तनाज़े पर आज 9 तलबा से पूछताछ होने वाली है, जिसमें से 7 तालिब इल्म जो हैं वो लेफ्ट विंग से हैं और 2 तालिब इल्म जिनका ताल्लुक एबीवीपी से बताया जा रहा है। दरअसल इतवार के दिन अब से 2 हफ्ते के पहले ये वारदात जो है वो पेश आई थी, जहां पर जेएनयू कैंपस में अच्छी खासी तादाद में कुछ तलबा जो हैं, जो कि बाहरी जिनको बताया जा रहा था, वो जाते हैं और उसके बाद उनसे पूछताछ होती है और कैंपस के अंदर दरअसल तोड़फोड़ की जाती है, स्टूडेंट्स को पीटा जाता है। जेएनयूएसयू की जो आयशी घोष हैं, जो सदर हैं, उनके साथ भी मारपीट की जाती है। उनके हाथ में फ्रैक्चर जो है वो दिखाई देता है। हालांकि एबीवीपी के भी कार्यकर्ता उसमें जख्मी होते हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि ये नेशनल लेवल की सियासत का मरकज़ जो है ये मामला बन जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे कि हमने बताया था आपको कि फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली असेंबली के और कहीं ना कहीं मरकज जो है, सेंटर जो है, या जिस मुद्दे पर लड़ा जाने वाला है चुनाव, उसमें से एक मुद्दा जेएनयू भी बन गया है। कुछ लोग जेएनयू को बंद करने की लगातार सिफारिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि तकरीबन 200 माहिरीन ने एक चिट्ठी जो है पीएम मोदी को भेजी और कहा है कि जिस तरह से यहाँ पर तशद्दुद हो रहा है, जिस तरह से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है, पढ़ाई वहाँ पर हो नहीं पा रही है, लिहाजा इसको बंद करना बेहतर है। अब देखना ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से या फिर पीएमओ से इसका क्या कुछ रिवर्ट आता है।